आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए बेसिकली ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो नाम में ही सारा चीज़ छिपा हुआ है। ट्रांसफार्मर मतलब भाई कुछ चीज़ को ये ट्रांसफ़र करेगा, तो कौन सा ऐसा चीज़ को ट्रांसफ़र करता है, ये ट्रांसफार्मर बेसिकली वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है। कौन सा वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है ना। बस इसका काम यही होता है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बना देता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बना देता है। दो तरह के ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलेंगे, एक लो को हाई बनाना और एक हाई को लो बनाना। ये जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बना रहा है, तो मतलब इसका लो को हाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे बढ़ा रहा है। इस तरह ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बना दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब रही बात कि स्टेप अप कहाँ लगता है, स्टेप डाउन कहाँ लगता है, तो देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगते हैं पावर स्टेशन पे, जहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट पैदा किया जाता है। मतलब ये ऐसे ट्रांसफार्मर आपको देखने के कहाँ मिलेंगे, पावर स्टेशन पे मिलेंगे। ऐसे ट्रांसफार्मर आपको मिलते हैं कहाँ पे, पावर स्टेशन पे, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट पैदा किया जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आई बात, पावर स्टेशन पे ये ट्रांसफार्मर को मिलेंगे स्टेप डाउन, गाँव में, शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में। ये आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, समझ में आए ना, गाँवों में, शहरों में, गलियों में, ठीक है ना, मोहल्लों में, ठीक है ना। अब देखिए, अब बेसिकली होता क्या है, हमारे घरों में जो करंट चाहिए उसका वोल्टेज बहुत कम होता है। कितना होता है, 220 वोल्टेज, ठीक है। लेकिन करंट जहाँ से पैदा होता है अल्टरनेटिंग करंट पावर स्टेशन पे, वहाँ पे क्या करते हैं, करंट को जब हम एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता है तो उसका पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं तब भेजते हैं, ठीक है ना। उसका पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं तब भेजते हैं। अब पोटेंशियल मतलब हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है, उसका पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब उसको हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है। रही बात कि हाई वोल्टेज पे क्यों भेजते हैं, तो जब करंट को हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह करंट भेजना होता है तो हाई वोल्टेज पे भेजते हैं, उससे एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। कभी आप सुने हैं कि हाई करंट पर देखते होंगे कि 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, इतना वोल्ट लिखा रहता है ना, मतलब हाई वोल्टेज पे करंट को भेजा जाता है। जिससे वहाँ पे होता क्या है कि करंट को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में एनर्जी का लॉस कम होता है, ठीक है। तो करंट जब जहाँ से पैदा होकर चलता है वो हाई वोल्टेज पे आता है, हाई वोल्टेज पे स्टेप अप। हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर लगे हैं उसके वोल्टेज को घटा देते हैं, स्टेप डाउन, और वही वोल्टेज को घटाकर आपके घर में वो करंट को भेजा जाता है। तो आप कितना पे यूज करते हैं, 220 वोल्ट। 220 से ज़्यादा होगा तो ख़त्म, ऑटो कट। आपका अगर स्टेपलाइजर होगा तो, ठीक है ना। ये होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब रही बात कि ये ट्रांसफार्मर किस चीज़ पे आधारित है, तो इसका जो प्रिंसिपल होता है ये बेस होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस हम पढ़े हैं, फिर से हम बता देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है ये बेस होता है, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने EMI में पढ़ाए थे। EMI में म्यूचुअल इंडक्टेंस हम बताए थे कि इसमें दो कॉइल लेते हैं, एक कॉइल में बैटरी डाले थे, ठीक है ना, और एक कॉइल में क्या होता था कि गैल्वेनोमीटर लगाया गया था। इस कॉइल को बोला गया था प्राइमरी कॉइल, इसी का यूज है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसमें हमने ये प्लस है माइनस है, इधर से करंट जाएगा I, ठीक है। एक करंट को किसी कारणवश को हमने इसको चेंज कराया गया था, इंक्रीज या डिक्रीज कराएंगे, तो देखिए एक करंट कैरिंग कॉइल बन गया, ठीक है ना। बेसिकली कॉइल हमेशा क्लोज लेंगे तभी हो सकता है। एक करंट कैरिंग क्या बन गया, कॉइल बन गया। जब इस करंट कैरिंग कॉइल कब बनता है, जब किसी कॉइल से, जब किसी वायर से करंट को पास करा दें तो उसका नाम हो जाता है करंट कैरिंग कॉइल। तो एक करंट कैरिंग कॉइल बन गया। करंट कैरिंग कॉइल अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो
इस तरह का जब कॉइल हो, किस तरह का, इस तरह का, जब इस तरह का कॉइल हो और इसमें करंट को दौड़ा दें तो इससे जो निकलने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है इसी एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है ना। चाहे इधर से इधर जाए चाहे इधर से इधर जाए, वो डिपेंड करता है करंट पे। समझ में आ रही है ना बात। तो सेम यहीं पे होगा, तो यहाँ से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैसे निकलेगा भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जब निकलेगा तो देखो यहाँ पे जब हम यहाँ पे चेंजिंग करंट लेंगे, ठीक है ना। जब करंट चेंज होगा, जैसे यहाँ से करंट जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी तो क्रिएट करेगा, ऐसे निकल रहा है कि नहीं। तो जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, याद आ रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो करंट इंड्यूस्ड होता है। तो जब इससे मैग्नेटिक, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा तो इसका भी तो चेंज होगा, और इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसका भी तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से इसमें करंट आता है, जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, जादू वाला करंट। सेम कहानी उसी पे आधारित है इस भी, ठीक है ना। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं कैसे होता है, ठीक है ना। पहले यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए यहाँ नोट हो गया। इस एक चीज़ और बताए थे यहाँ पे कि इसका जो ईएमएफ का फॉर्मूला बताए थे E = -d∅/dt। फाई क्या था, तो फ्लक्स था, ठीक है ना। समझ में आया ना, ये फाई क्या था, फ्लक्स था। E = यहाँ पर लिख दिया गया -d∅/dt, इसी का यूज करेंगे वहाँ पे। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप का, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप का हम क्या करते हैं, प्लेट लेते हैं, ठीक है ना। सॉफ्ट आयरन का बना होता है। सॉफ्ट आयरन का क्यों लेते हैं बता दे रहे हैं, इसका भी एक अपना रोल है। रेक्टेंगुलर शेप का इसका भी एक अपना काम है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर देखे होंगे, उसमें पतला पतला सा प्लेट लगा रहता है, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। क्या करते हैं ट्रांसफार्मर में, एक रेक्टेंगुलर शेप का दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप का सॉफ्ट आयरन प्लेट लेते हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर शेप का सॉफ्ट आयरन प्लेट लेते हैं, ठीक है ना। सॉफ्ट आयरन कोर का, ठीक है ना। सॉफ्ट आयरन कोर का प्लेट लेते हैं। अब रही बात कि सॉफ्ट आयरन कोर का प्लेट ले लिया। इस सॉफ्ट आयरन कोर पे हम दो साइड में वायर को बैंड कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब वायर को बांध दिया जाता है। एक इस तरफ से कॉइल को ले लेते हैं क्लोज वाला, ठीक है ना, और एक इस तरफ से ले लेते हैं ऐसे। इन नंबर ऑफ कॉइल पर भी हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हम मान लेते हैं इसमें कुछ और नंबर ऑफ टर्न है, इसमें भी कुछ और नंबर टर्न है। स्टेप अप स्टेप डाउन सारा निर्भर होता है नंबर ऑफ कॉइल पे, ठीक है। जिस तरह कॉइल लीजिएगा उस तरह का आप ट्रांसफार्मर बनाइएगा। ये नोट कर लिया ना, इसको मिटा दे रहा है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, अभी एक एसी सोर्स से, दोनों तरफ सोर्स ही होता है ट्रांसफार्मर। अब इसमें क्या करते हैं, एसी सोर्स, ये एसी सोर्स, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज होता है, ये आपका इनपुट मान लेते हैं। इनपुट वोल्टेज मतलब इनपुट मतलब वो वाला यहाँ पे 11,000 वाला जो होता है ना, उसको यहाँ पे लाकर हम मान लेते हैं, वो वाला स्टेप डाउन वाला है, मान लेते हैं कुछ समय के लिए। तो 11,000 लाकर इसमें जोड़ेंगे और गांव में मतलब घूमने वाला इसमें जोड़ेंगे। इनपुट हो गया और ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। एक प्राइमरी कॉइल हो चाहे सेकेंडरी कॉइल हो, ये क्या होता है,
ये कॉपर का बना होता है, ये भी किसका बना होता है, कॉपर का। ठीक है, इसको NP लिख देते हैं, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। इसको हम लिख सकते हैं NS, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। समझ में आया ना? NP मतलब नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। अब यहाँ पे जो करंट भेजते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट तो आप जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब चेंज होते रहता है। ऐसा करंट जो समय के साथ साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करे। तो यहाँ से करंट जब जाएगा इस कॉइल में, तो सुनिए बात ध्यान से, यहाँ से करंट जाएगा जब इस कॉइल में, तो करंट कैरिंग कॉइल बन गया। तो करंट कैरिंग कॉइल बन गया तो इससे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। ठीक है ना, इससे क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम बताए हैं अभी कि इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के अलोंग निकलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से निकलेगा, ऊपर से नीचे जाए या चाहे नीचे से ऊपर जाए, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा। अब सुनो ध्यान से, सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या होता है। सॉफ्ट आयरन कोर का भी एक अपना रोल है। ये क्या करता है, सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बने होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सॉफ्ट आयरन कोर किसके बने होते हैं, तो सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के बने होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस करने का मतलब ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। अगर मान लो तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बने हैं, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये अपने मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस क्या होता है, सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने तरफ से खींच लेता है। मतलब इससे आसपास जाने वाले जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा सब अपने तरफ से खींच लेगा जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो। ठीक, अपना मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर लेता है, चिपका लेता है। ठीक ना, अपने से बाहर नहीं जाने देता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चिपकाने वाले को क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है। अब क्या करता है, ये सॉफ्ट आयरन कोर जो ऐसे बना, इससे बाहर नहीं जाने देता है। क्या करता है कि सारा का सारा इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलने वाला सब सेकेंडरी कॉइल से पास करा देता है। कहता है चलो भाई इधर से बाहर तुमको नहीं जाने देंगे। ठीक है ना, बाहर तुमको नहीं जाने देंगे, कुछ इस तरह से ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो एक करंट कैरिंग कॉइल ने क्या किया, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया तो यहाँ पे करंट चेंज होगा, चेंजिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट समय के साथ चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। इसका चेंज होगा तो इसका भी तो चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी का ना इसमें जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा। इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसका भी फ्लक्स चेंज होगा, जिसके कारण इसमें करंट आ जाता है। उसी पे निर्भर है, किस पे निर्भर है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में। दो कॉइल लिया गया था ना, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, पहला में चेंज कराएं, दूसरे में करंट आ गया। समझ में? सॉफ्ट आयरन कोर किसके बने होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बने होते हैं, जिसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है ना, बस अब थोड़ा सा और है, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। मान लेते हैं, इन चीज़ को मान लेते हैं कि ये जो प्राइमरी कॉइल है, ये जो प्राइमरी कॉइल आप देख रहे हैं, एक कॉइल प्राइमरी कॉइल है, इससे करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। मान के चलते हैं कि एक कॉइल में बहुत सारा कॉइल है ना, नंबर ऑफ टर्न, एक कॉइल में कितना फ्लक्स चेंज होगा, 5। तो इसमें जितना चेंज होगा उसमें भी उतना ही चेंज होगा। एक पर्टिकुलर केस लेकर चला जाता है, क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया क्या है, सेम है। तो इसमें जितना चेंज होगा उसमें भी उतना ही चेंज होगा। तो मान लेते हैं कितना चेंज हो रहा है, 5। तो लिख लेते हैं 5 इन each turns of primary coil। ठीक है ना, 5 in each turns of primary coil। ठीक है ना, जितना इसमें फ्लक्स चेंज होगा, इन ईच प्रत्येक टर्म में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, 5, तो इसमें भी तो उतना ही होगा। तो वही चीज़ है, 5 in each टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल।
सेकेंडरी। ठीक है, अब हम बारी बारी से देखेंगे इसमें टोटल फ्लक्स कितना, एक कॉइल में कितना चेंज हुआ, एक कॉइल में कितना फ्लक्स हो रहा है 5, तो टोटल कॉइल में कितना चेंज होगा, तो ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल में टोटल फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, तो प्राइमरी कॉइल में लिख देते हैं NP5। बात समझ में आया कि नहीं, एक कॉइल में कितना फ्लक्स 5, दो कॉइल में कितना फ्लक्स 2 5, तीन कॉइल में कितना फ्लक्स 3 5। हमारे पास कितना नंबर ऑफ टर्न है, एक टर्न में कितना फ्लक्स हो रहा है 1, तो नंबर ऑफ टर्न कितना NP, तो NP5। टोटल फ्लक्स हम निकाल लिए, तो फ्लक्स निकाल लिए तो EMF तो भी निकाल सकते हैं, EMF। ठीक है ना, EMF भी तो हम निकाल सकते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम EMF निकाल लेंगे। तो इसका हम EMF निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड, ठीक है ना, इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है ना, तो यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी कॉइल में, EP लिख देते हैं। EMF यहाँ पे स्मॉल ई से ऐसा लिखा जाता है EMF प्राइमरी कॉइल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला होता है d∅dt, 5P लिख देते हैं। समझ में, टोटल फ्लक्स प्राइमरी कॉइल, तो टोटल फ्लक्स के लिए यहाँ पे ऐसा लिखते हैं 5P बराबर NP5। फ्लक्स प्राइमरी, फ्लक्स को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं ना, 5P/NP5। सेम हो गया। अब यहाँ पे E5 लिख लेते हैं, E5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस होता है ना, यहाँ पे क्या होता है माइनस होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे d∅ की जगह पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा N प्राइमरी 5/dt। ठीक, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। सेम ऐसे ही हम सेकंड में देख लेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरह हम सेकेंडरी कॉइल का भी EMF और फ्लक्स लिखेंगे। ठीक है ना, टोटल फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के लिखा गया था तो P यूज किया गया था और NP यूज किया गया था, वहाँ S यूज करेंगे। सेम इसी तरह लिखेंगे, लिखिए टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल का जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा phi s इक्वल टू NS5। ठीक है ना, वहाँ पे 5P फ्लक्स प्राइमरी था, फ्लक्स सेकेंडरी है। इसका भी EMF लिख लेंगे, इसके अंदर कितना EMF इंड्यूस होता है, तो EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल जो होगा वहाँ फॉर्मूला यही ना था, E इक्वल टू -d∅/dt। इसी का यूज करेंगे, तो यहाँ पे सेकेंडरी है तो ES इक्वल टू -d∅s/dt। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे -d नीचे लिख देते हैं, ES इक्वल टू -d∅s का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ∅s की जगह पे क्या हो जाएगा NS5/dt। ये आपका हो गया सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही ट्रांसफार्मर का वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। सेम जैसे वहाँ तक प्राइमरी का वैसा ही हमने किसका निकाला, सेकेंडरी का। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद देखिए क्या आता है, तो डिवाइडिंग सेकेंड बाय सेकेंड को 1 से डिवाइड करें या चाहे 1 को सेकेंड से डिवाइड करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंडरी ES बाई प्राइमरी, मतलब डिवाइडिंग सेकेंड बाई 1 किया गया यहाँ पे, तो इसका वैल्यू वहाँ रखते हैं -d∆NS5/dt, बड़ा सा डिवाइडेड प्राइमरी का वैल्यू लिख देते हैं -d∆NP5
बाई डी टी। देखो कौन कौन सा कट जाएगा, इससे ही कटेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, माइनस से माइनस उड़ गया, डी से डी तो गायब होगा ही, यहाँ पे फाई से फाई गायब हो जाएगा, तो मतलब यहाँ एन एस बाई एन पी आया, ठीक है। तो यहाँ पे यही रिलेशन मिला हमको कि ई एस बाई ई पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी, यही हमको इक्वेशन मिला। ये इक्वेशन देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल, वोल्टेज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न, मतलब एस है तो एस है ना, मतलब हम यहाँ पे यही सीखे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्न है। मतलब जिस कॉइल का टर्न ज़्यादा होगा, जिसमें अगर प्राइमरी कॉइल का टर्न ज़्यादा होगा तो उसका ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। मतलब किस पर एस है तो एस है, इसलिए हमको पता चला, पी है तो पी है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ, मतलब जिस दर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा उसका ईएमएफ मतलब वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब वोल्टेज बढ़ाना और घटाना किस पर डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न पे। किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न पे। जैसे मान लो इस तरह से जो ट्रांसफार्मर हमने बनाया था, यही ना ट्रांसफार्मर था, देखिए तो यहाँ, ठीक है, एक इधर था, एक इधर था, इसको प्राइमरी बोला गया था और इसको सेकेंडरी बोला गया था। अगर यहाँ पे हमको, अगर तुमको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, स्टेप अप का मतलब क्या, पोटेंशियल वोल्टेज क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे मतलब बढ़ाएंगे तो इसका नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होना चाहिए, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ प्राइमरी से। तो इसका नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा तो इसका ईएमएफ भी ज़्यादा होगा, सेकेंडरी जो होगा ज़्यादा होगा किससे, प्राइमरी से। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अगर आपको स्टेप डाउन करना है, स्टेप डाउन मतलब कम करना है, ज़्यादा से कम करते हैं तो ये ज़्यादा इसमें होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ सेकेंडरी से। और इसका, इसमें जब नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा प्राइमरी का तो इसका ईएमएफ भी तो ज़्यादा होगा। समझ में, इस तरह का स्टेप अप और स्टेप डाउन, इसको याद रखेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव का काम चल जाएगा। और यही है ट्रांसफार्मर का रिलेशन, ठीक है। आप इसको अच्छे से खूब बढ़िया से पढ़कर जाएंगे, ठीक है ना, बहुत ही आसान है।